हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब प्यारे भाइयों और बहनों? मज़े में, आनंद में, खूब बढ़िया वाली चीज़ें चल रही थी हमारी। और हम बात कर रहे थे इतिहास के परिचय की। और इसी संदर्भ में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि इतिहास का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। हमने बात की कि इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, या जिसे हम बोलते हैं आधुनिक, या फिर हम उसी को क्या बोल देते हैं, वर्तमान। उसी कड़ी में हमने आगे बात की कि सबसे पहले 1842 में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगर नामक स्थान पर हमें सबसे पहले पाषाणकालीन कुछ औजार मिले। और जैसे ही पाषाणकालीन औजार मिले, जो हमारी पिछली क्लास थी उसकी क्लास में मैंने आपको कुछ फोटोज भी दिखाए थे पाषाणकालीन औजारों की। तो जैसे ये औजार मिले तो इतिहासकारों को दिमाग में एक चीज आई कि यार कहीं ना कहीं जो है प्रारंभिक जो समय था वो मानव के लिए बड़ा दुर्भर और कठिन जैसा समय था, और केवल केवल पत्थरों का युग था, केवल और केवल पत्थरों का ही युग था। इसलिए संपूर्ण इस कालक्रम को उन्होंने एक नाम दिया, और नाम क्या दिया? पाषाण काल। क्या नाम दिया? पाषाण काल। अब फिर आगे हमने कहा कि पत्थरों की, औजारों की बनावट के आधार पर इस पाषाण काल को आगे फिर जो है 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। पाषाण काल को भी आगे कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। उनकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कौन कौन से 3 भाग हैं वो। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें हमने इस श्रेणी के अंदर रखा। अब आप लोगों के दिमाग में ऐसे आ रहा होगा कि गुरुजी कैसे पता चला कि साहब डीडवाना, कैसे पता चला कि जो है सांबर, कैसे पता चला कि भीमबेटका, कैसे पता चला कि शिवालिक की पहाड़ियां, जो ये जितने भी क्षेत्र आपने लिखवाए हैं ये पूरा पाषाण काल के हैं। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई हुई, जैसे जैसे अन्वेषण हुए, जो औजार मिले, कुछ चीजें मिले, तो इन चीजों का फिर कालक्रम निर्धारित किया गया। और उसी कालक्रम के आधार पर मैंने आपको कहा ना कि मानव की उत्पत्ति जो है वो लगभग 2.5 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व तक की इतनी मानी जाती है। अगली बात समझे? तो इस आधार पर कुछ चीजें ये फिक्स कर दी गई, कुछ नियत कर दी गई कि ये जो है ये चीजें, या ये फिर जो यहाँ से जो ये स्थल मिले हैं, ये स्थल वहां से जो औजार मिले, ये औजार उस काल के हैं। तो इस आधार पर इन स्थलों को जो है उस काल के अंदर रख दिया गया। इस प्रकार से इनका क्या कर दिया गया? वर्गीकरण कर दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से, मैंने आपको कहा कि 3 भाग। नंबर 1 पूरा पाषाण काल। नंबर 1 क्या है? पूरा पाषाण काल। नंबर 2 इसी में हमने कहा मध्य पाषाण काल। क्या? मध्य पाषाण काल। और फिर लास्ट में हमने बात कहा कि सबसे जो नया था वो नंबर 3, और वो कौन सा काल था? नवपाषाण काल। कौन सा? नवपाषाण काल। तो ये 3 जो है हमने कालों की बात करी। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब यहां पर हमें विशेष रूप से क्या चीजें ध्यान रखनी है, ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि आदि मानव की उत्पत्ति, ध्यान से सुनिएगा। जब मैंने आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक लेके चल रहा हूं, मैंने आपको इतिहास की बात कही, इतिहास की अवधारणा की बात कही, तब मैंने आपको कहा कि मैंने इसको 3 भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा कौन सा? आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा मैंने कहा कि ऐतिहासिक या आधुनिक या वर्तमान काल। आगे बात समझ में? इसी में फिर हमने आगे की घटनाओं की बात की, फिर यहाँ पर नाम दिया पाषाण काल। क्या नाम दिया? पाषाण काल। मैंने आपको कहा कि मानव की उत्पत्ति, किसकी भी उत्पत्ति? मानव की उत्पत्ति विशेष रूप से प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का भाग क्या है? और अंदर चलते गए पाषाण काल। अब पाषाण काल को भी हमने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो यदि हम बात करें वस्तुतः जो ये मानव की जो उत्पत्ति हुई है, हमारी जो आदि मानव जो था, उन आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो वस्तुतः कौन से काल में हुई है? पूरा पाषाण काल में। तो ध्यान से सुनिएगा कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव की उत्पत्ति, आदिम मानव की उत्पत्ति मानी जाती है।
अब यहीं से एक ही प्रश्न के देखो 3 उत्तर होने वाले हैं। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई। एग्जैक्ट जो उत्तर होना वाला है वो क्या है? पूरा पाषाण। हालांकि पूरा पाषाण को भी जो है 3 भागों में बांट दिया गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। तो उसमें भी यदि हम बात करें मूल रूप में, यथार्थ रूप में, इस पाषाण के भी 3 भाग है, पूरा पाषाण के भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि वास्तविक रूप में तो यदि हम बात करें तो आदि मानव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लगभग 30 लाख वर्ष पूर्व। कितने वर्ष? 30 लाख वर्ष पूर्व जो है पूरा पाषाण, उच्च पाषाण की जो हम बात कर रहे हैं, वहां से स्पष्ट रूप से कुछ साक्ष्य ऐसे मिलने प्रारंभ हुए। लेकिन मूलतः याद रखना कि अपने को चीज एक ही दिमाग में रखनी, कौन सी? पूरा पाषाण काल। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में हुई? पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल यदि आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप किसके साथ में जाओगे? पाषाण काल, क्योंकि पाषाण काल का ही तो भाग है पूरा पाषाण काल। यदि पाषाण काल भी आपके ऑप्शन में नहीं है तो किसके साथ जाओगे? प्राग ऐतिहासिक काल के। किसके साथ में? प्राग ऐतिहासिक, क्योंकि प्राग ऐतिहासिक का हिस्सा है पाषाण, पाषाण का हिस्सा है क्या? पूरा पाषाण। बात समझ में आ गई ना? क्लियर है ना? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में? तो यदि सीधा सीधा है प्राग ऐतिहासिक, तब प्राग ऐतिहासिक करना है। यदि पाषाण काल आ जाए तो पाषाण करना है, और पूरा पाषाण आ जाए तो पूरा पाषाण करना है। यदि तीनों एक साथ आ जाए, यदि तीनों ही ऑप्शन एक साथ आ जाए कि आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में मानी जाती है, वहां पर ऑप्शन आ जाए प्राग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उस स्थिति में आपको उत्तर क्या देना है? पूरा पाषाण काल। क्या देना है? पूरा पाषाण काल। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई ना? चलिए अब समझिएगा इसको। मैंने अभी कहा कि आदि मानव की उत्पत्ति हुई है कौन से काल में? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण किसका हिस्सा है? पाषाण का। पाषाण किसका हिस्सा है? प्राग ऐतिहासिक का। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिएगा, जिस समय आदि मानव की उत्पत्ति हुई उसकी स्थितियां बहुत ज्यादा खराब थी भाई। वर्तमान यदि आधुनिक व्यक्ति की बात करें तो उससे तो हम तुलना कर ही नहीं सकते। उससे तो हम तुलना कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वर्तमान जो मानव है उसकी तो बुद्धि जो है वो अत्यधिक जो है विकसित है। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, हमने बात, यदि हम बात करते हैं ना कि छोटा सा जो है बच्चा पैदा ही हुआ है, वो वास्तविक रूप में कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। मतलब आदि मानव पैदा ही हुआ है। और जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे किसी भी प्रकार का बोध होता है? क्या उसे किसी भी प्रकार का नॉलेज होता है? क्या नहीं। वो तो उत्तरोत्तर विकास करता है, एक विकास की सीढ़ी चढ़ता है, और इसी विकास की सीढ़ी के फलस्वरूप आज जो अपना ये आधुनिक स्वरूप आप देख रहे हैं, इस आधुनिक स्वरूप को उसने जो है बहुत लंबे क्रमिक विकास के बाद में उसने प्राप्त किया है। मैं कुछ फोटोज दिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सबसे पहला जो आदि मानव है, सबसे पहला जो आदि मानव है, इस आदि मानव की बात करें तो ध्यान से सुनिएगा। यहां मैंने आपके सामने एक नाम लिखा है, रामापिथिकस। शब्द क्या लिखा है? रामापिथिकस। सबसे पहले राम जी का नाम लेके ही स्टार्ट करना है अपने को, तो ठीक है ना? ध्यान से सुनना। अब यदि हम बात करें तो आदि मानव का विकास जो हुआ था उस कड़ी में सबसे पहला जो व्यक्ति हमारे सामने आया, उस व्यक्ति को नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया? रामापिथिकस। क्या नाम दिया गया? रामापिथिकस। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब यदि इस रामापिथिकस की यदि बात करें तो रामापिथिकस का जो उद्भव माना जाता है वो लगभग 2.5 या 2 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, इतने जो है समय पहले इस प्रकार का मानव था, आदि मानव। समझ रहे हैं आप? चीजें दिख रही है आपको? ये इस प्रकार से यूं बिल्कुल यूं झुका हुआ, ठीक है ना, यूं गर्दन चिपकी हुई, इस प्रकार से जो है आदि मानव की उत्पत्ति। सबसे पहला हम बात करते हैं रामापिथिकस की। किसकी? रामापिथिकस, जो कि लगभग 2.5 करोड़ या 2 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। सबसे पहले आदि मानव की उत्पत्ति कहां मानी जाती है? अभी फिर आगे मैं नोट लगा करके आपको लिखूंगा सारी चीजें। तो अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में जो था,
इस रामापिथिकस की उत्पत्ति मानी जाती है। रामापिथिकस जो है इसके साक्ष्य हमें भारत से भी मिलते हैं, और भारत से कहां, शिवालिक की पहाड़ियों से साक्ष्य मिलते हैं। शिवालिक की पहाड़ियों, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियों से भी साक्ष्य मिलते हैं। किसके, रामापिथिकस के। इस प्रकार के जो साक्ष्य मिले थे हमें सबसे पहले 1930 में रिचर्ड लेवी के द्वारा रामापिथिकस जो है इसकी खोज की गई। देखो सबसे पहले राम जी कहां गए, अफ्रीका में। तो आदि मानव की उत्पत्ति कहां पर मानी जाती है, ध्यान से सुनना। आदि मानव की उत्पत्ति कहां, अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। आगे बात समझ में। और सबसे पहला जो आदि मानव था, इस आदि मानव को क्या कहा गया, रामापिथिकस कहा गया। क्या कहा गया, रामापिथिकस। ये वाला जो ये भाग है इस तरीके का। अब मैंने कहा ना एक विकास की क्रम चढ़ी, सीधी चढ़ी। आगे बात समझ में। अब यहां इसी रामापिथिकस और दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथिकस, यहां से दो शाखाएं थी, यहां से दो शाखाएं थी। मूल रूप से ध्यान से सुनिएगा, दो शाखाएं थी। एक तो जंगलों के अंदर रह गए और कुछ लोग जंगलों से बाहर निकल गए। कुछ लोग जंगलों से बाहर निकल गए और जंगलों से बाहर निकल के अफ्रीका के ट्रांसवेल में, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीका के ट्रांसवेल नामक स्थान पर जो है ये निवास करने लग गए। अफ्रीका का ट्रांसवेल, अफ्रीका का ट्रांसवेल, ट्रांसवेल प्रांत। और ट्रांसवेल प्रांत में भी मूलतः एक स्थान है जिसका नाम मिलता है टोंग, है ना, टोंग नामक स्थान। यहां से इस प्रकार से हमें जो है ऑस्ट्रेलोपिथिकस के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के। अब यहां तो इसकी हालत बिल्कुल और बिल्कुल, देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल और बिल्कुल हालत जो है आदि जो है वानर की तरह है। किसकी तरह है, वानर के। लेकिन ये थोड़ा सा मानव की प्रतिकृति लिखती है, इसलिए जो है माना जाता है कि सबसे पहले, ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले आदि मानव की उत्पत्ति कहां, अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है। अफ्रीका महाद्वीप में भी यदि हम बात करें तो ट्रांसवेल प्रांत, टोंग नामक स्थान, यहां से इस प्रकार के जो है कुछ साक्ष्य हमें मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और यहां पर 1924 में रेमंड डॉट नामक व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार के इसकी कुछ अस्थिपंजर प्राप्त हुए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा जाता है। उसके बाद में देखिए उत्तरोत्तर, ये देखिए इसकी स्थिति क्या है, यूं गर्दन चिपकी हुई है। अगला हम यदि बात करें तो कौन सा है, होमो इरेक्टस। क्यों है होमो इरेक्टस, इरेक्ट का मतलब क्या, सीधा, थोड़ा सीधा। आगे बात समझ में। थोड़ी सी गर्दन में, यहां देखिएगा इसकी बनावट में, इसकी शारीरिक बनावट में आपको बहुत सारा फर्क दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सीधा होकर के खड़ा चलने लगा था, थोड़ा सा सीधा होकर के खड़ा चलने लगा था। ये रामापिथिकस केवल और केवल हाथों का ही प्रयोग करता था। ये हाथ पैरों का थोड़ा सा ठीक प्रयोग करना लगा। ये थोड़ा सा देखो सीधा होकर के चल रहा है। मतलब स्थितियां बहुत भयानक है, दयनीय स्थितियां हैं। आगे बात समझ में। तो इसको क्या कहा गया, होमो इरेक्टस। फिर अगला देखो, इसका अगला जिस प्रतिस्वरूप बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, निएंडरथाल कहलाए। क्या कहलाए, निएंडरथाल या निएंडरथाल। ठीक है। उसके बाद में फिर से ये देखो लगातार इसकी रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में परिवर्तन हो रहा है। इसी आधार पर देखो यहां पर थोड़ा सा कुछ मिलता जुलता सा है क्रोमोगेनन आधुनिक मानव से। और फिर यदि लास्ट में यदि हम बात करते हैं तो होमोसेपियंस, क्या चीज है, हाँ, ये सारा का सारा आदि मानव की उत्पत्ति, आदि मानव का जो विकास हुआ वो वस्तु से सबसे पहले कहां, अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। क्योंकि सबसे पहले ट्रांसवेल नामक प्रांत जो है, यहां पर टोंग नामक जो स्थान है, ये यहां से चीजें क्रमिक विकास के रूप में हुई है। तो सबसे पहले आदि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है। कहां पर मानी जाती है, अफ्रीका महाद्वीप। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि आदिम मानव की उत्पत्ति, किसकी, आदिम मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में हुई, सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में। और सबसे पहली बार जो जंगलों से बाहर निकल कर आकर के जिसने निवास करना प्रारंभ किया, जो जंगलों से बाहर निकला, वो कौन सा था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस।
ये जो शाखा थी ये जंगलों में रही, इसलिए इनका ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं में से कुछ लोग बाहर निकल करके आए, और बाहर निकल करके आए तो धीरे धीरे क्या हुआ, विकास हुआ। आवश्यकता आविष्कार की जननी है भाई, इस प्रकार से चलता था तो इसको ऐसे लगता होगा कि हाँ धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ। एक देखिए हड्डी भी ये वाली स्थिति भी जो है वो बिल्कुल सुधार होना स्टार्ट हुआ। प्रारंभ में देखो किस प्रकार से है, देखो फिर से तो लगातार एक क्रमिक विकास हुआ। होमोसेपियंस जिसे हम क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव, क्या बोलते हैं, आधुनिक मानव। तो आधुनिक मानव जो है, ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या कहा जाता है, होमोसेपियंस। और इस आधुनिक मानव की यदि हम बात करें तो ये जो मानव का ये स्वरूप है, ध्यान से सुनिएगा, मानव का ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप माना जाता है किसका, कौन से काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। ध्यान से सुन लीजिएगा, यहीं पर चीजें समझा रहा हूं आपको। ये वाला जो भाग है इसका, ये वाला जो हिस्सा है, कौन सा, होमोसेपियंस, इस या आधुनिक मानव की हम बात करते हैं तो आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो लगभग कौन से काल में, उच्च पुरापाषाण काल में। कौन से में, उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल में इसकी उत्पत्ति हुई है। इस तरीके का जो स्वरूप ग्रहण किया ना वो कौन से काल में किया है, उच्च पुरापाषाण काल में। लगभग कितने, 30,000, कितने, 30,000 वर्ष पूर्व जो है ये इस प्रकार की इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो ध्यान से सुन लेना, सबसे पहले यहीं से प्रश्न आते हैं, बेसिक प्रश्न आते हैं। आप यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना, आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो प्री की, तो यहाँ से आपके विशेष रूप से प्रश्न बनते हैं। देखिए एक एक चीज मैंने आपको समझा दी। मैंने आपको कहा कि जो है आदि मानव की उत्पत्ति कौन से काल में मानी जाती है, पुरापाषाण काल में। कौन से काल में, पुरापाषाण को भी हम जो है फिर वर्गीकरण के हिसाब से 3 भागों में विभाजित करते हैं। इतना ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं चलना, लेकिन एक दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है। क्या, सबसे पहले निम्न पुरापाषाण, फिर मध्य पुरापाषाण और फिर क्या, उच्च पुरापाषाण। तो सबसे पहला जो निम्न पुरापाषाण है वहां से जब प्रारंभ हुआ तो लगभग 2.5 या 2 करोड़ वर्ष पूर्व रामापिथिकस नामक जो है ये जीव है, ये आदि मानव वानर है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 शाखाएं थी, ये अफ्रीका के जंगलों में रह गए, इन्हीं में से कुछ लोग बाहर निकल कर आए। थोड़ा सा शारीरिक संरचना में जो है इनकी जो है आप देख रहे होंगे कि परिवर्तन हुआ। ये व्यक्ति केवल और केवल देखो हाथों और पैरों का दोनों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है ना, यूं इस प्रकार से ही चलता था। फिर ये जब बाहर आए तो आवश्यकता, मैंने कहा ना आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इसकी शारीरिक संरचना में भी जो है क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन होने के बाद में ये अफ्रीका के ट्रांसवेल प्रांत और वहां से क्या, टोंग नामक स्थान है। कौन सा स्थान है, टोंग नामक स्थान। इसकी सबसे पहले यदि हम बात करें तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, व्यक्ति का नाम क्या था, मैंने आपको बताया था रेमंड डॉट। व्यक्ति का नाम क्या था, रेमंड डॉट ने खोज की थी इसकी। आगे मैं आपको सारी चीजें ये लिखवाने वाला हूं, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आधुनिक मानव की यदि हम बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, जानी मानव या होमोसेपियंस, ये वस्तुतः कौन से काल में आया, उच्च पुरापाषाण काल में। ये जो शारीरिक बनावट है ये कौन से काल की है, उच्च पुरापाषाण की। कौन सी है, उच्च पुरापाषाण। क्योंकि इसको हम तो रखते तो एक ही कालक्रम में है, कौन से, पुरापाषाण काल में, बाद में मध्य, फिर बाद में क्या है, नवपाषाण काल। अब यहाँ पर कुछ चीजें और देखिएगा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये इस प्रकार से देख, ये आदि मानव की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं, आदि मानव की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसे हमने होमोसेपियंस की बात कही। देखो होमोसेपियंस से मिल रहा है ना इसकी शक्ल, आगे बात समझे। तो ये इस प्रकार से जो है प्रारंभिक समय में देखो कुछ इस प्रकार के औजारों का जो है इसने बनाना, निर्माण करना प्रारंभ किया गया आदि मानव द्वारा। प्रथम कौन से औजार का निर्माण किया गया, ये प्रश्न जो है आरएस और यूपीएससी में कई बार पूछ लिया गया, ठीक है ना। अभी हम बात करेंगे हस्त कुठार क्यों बनाया, कैसे बनाया, उसकी भी बात करेंगे, और क्यों किस प्रोसेस से उसने हस्त कुठार का निर्माण किया, ये भी हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से जो है जैसे जैसे समझ विकसित हुई, ये उच्च पुरापाषाण काल के दौरान की जो है घटनाएं हैं। इस प्रकार से इसने अग्नि भी जलाई, अग्नि से भी परिचित हुआ। अब यहां से देखो
फिर से यहां थोड़ी सी चीजें कंट्रोवर्शियल है। मैं हर बार देखो, मैंने आपको जो है मेरा आप मानव विकास का जो वीडियो है आपको YouTube पर मिल जाएगा, हमारा जो है उत्कर्ष का चैनल है, इस पे मैंने एक एक चीज बहुत अलग और डिटेल से पढ़ाई है आप लोगों को, तो उसमें और आप देख लीजिएगा। क्योंकि आदि मानव सबसे पहले अग्नि से परिचित कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। लेकिन इस अग्नि का व्यापक रूप से उसने प्रयोग, ध्यान से सुनना, व्यापक रूप से प्रयोग जो किया वो कौन से काल में किया है? उसने नवपाषाण काल में। अग्नि का आविष्कार माना जाता है कौन से काल में? नवपाषाण काल में, क्योंकि यही वो काल है जहां से आदि मानव ने इसको जो है अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया। किसको? अग्नि को। भाई जो जंगल थे, जो झाड़ जंकाड़ थे, उनको बिल्कुल अग्नि के माध्यम से वो साफ करता था, अग्नि के माध्यम से खाना पका करके बिल्कुल व्यवस्थित रूप से। क्योंकि मृद भांड हम बात करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे, हमने कल की क्लास में आपको कुछ वीडियो जो है फोटोज भी मैंने आपको दिखाए थे नवपाषाण काल के, जिसमें मैंने आपको मृद भांड दिखाए थे। तो बिल्कुल इस प्रकार से मिट्टी से बने हुए बर्तनों में उसने व्यवस्थित रूप से खाना पका करके सीखा, जो है खाना खाना सीखा, आराम से व्यवस्थित जीवन जीता था। अग्नि का बहुत सारा आविष्कार जो है अपने जीवन में अलग अलग स्वरूपों में इसका क्या करता था? वो प्रयोग करता था। तो इस प्रकार से यदि हम बात करें कि अग्नि का आविष्कार कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। लेकिन अग्नि से परिचित कौन से काल में हो गया था? पूरा पाषाण काल में भयभीत होता था। क्योंकि देखो पूरा पाषाण काल में जब उसने औजारों का निर्माण किया, देखो बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट वाली बात है, इसको बहुत लॉजिकल रूप में समझना है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीजें रही है। आज तक हम लोगों ने एक ही बात पढ़ी है, क्योंकि अलग अलग जितनी आप पुस्तकें, चाहे प्रामाणिक पुस्तकें आप उठा करके देखेंगे तो वहां पर भी उस स्थिति में भी आपको जो है अग्नि से संबंधित बहुत तथ्य अलग अलग मिलते हैं। अब वो अलग अलग इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने वहां पर उसको कॉन्सेप्ट नहीं समझा रखा है। कई लोगों ने क्या करा है, इसको लिख दिया कि अग्नि का आविष्कार जो था, आविष्कार पूरा पाषाण नहीं, अग्नि से परिचित हुआ है कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। क्योंकि जब उसने पत्थर बनाए, जब उसने पत्थरों से औजार बनाए, तो पत्थर जब आपस में जब टकराते थे तो उससे चिंगारी निकलती थी। तो वो उससे जो है आदि मानव बड़ा भयभीत होता था। क्योंकि यदि हम बात करें समूह में निवास की, तो अभी हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की, तो क्योंकि उसने समूह में रहना ही प्रारंभ कौन से काल में किया? मध्य पाषाण काल में। उससे पहले तो मानव को देख करके बहुत बुरी स्थिति में था, दयनीय स्थिति में था, एक दूसरे को देख करके घबराते थे, डर लगते थे, भयभीत होता था। अभी हम सारी की सारी चर्चा करने वाले, तो ध्यान से सुनना। विशेष रूप से हमें ये याद रखना है कि अग्नि से परिचित तो कौन से काल में हो गया? पूरा पाषाण। लेकिन उसका व्यवस्थित रूप से, ध्यान से सुनिएगा, कि व्यवस्थित रूप से जो है उसने उपयोग किया वो कौन से काल में किया? एक तरीके से उसने नवपाषाण काल में। तो अलग अलग प्रामाणिक पुस्तकों में भी ये थोड़ा सा चीजें कंट्रोवर्शियल मिलती हैं, ठीक है ना। परिचित पूरा पाषाण, आविष्कार के रूप में जिसने अग्नि ने इसके आदि मानव के जीवन को बिल्कुल एक तरीके से बदल करके रख दिया, वो कौन सा काल है? तो वो काल आपका दोस्तों ध्यान से रखना, याद रखना, नवपाषाण काल है। कौन सा काल है? क्योंकि पहली बार उसने मृद भांडों का निर्माण भी कौन से काल में किया है? नवपाषाण काल में, जहां उसने व्यवस्थित रूप से अग्नि जला करके भोजन पका करके सीखा, खाना सीखा, उसने व्यवस्थित जीना प्रारंभ किया। जो है साथ ही साथ यहाँ पर उल्लेख मिलता है कि कृषि, स्थायी बसावट, ये सारी की सारी चीजें कौन से काल की? नवपाषाण काल की। पहिए का आविष्कार हुआ है, थोड़ा सा आवागमन वाली चीजें हुई है, यातायात वाली चीजें जो है उसके सामने आई है। तांबे की जो धातु थी, ताम्र धातु, इसका भी प्रयोग इसने कौन से काल में? नवपाषाण काल में ये सारी की सारी चीजें उसने की है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा करके रखना, क्योंकि एग्जामिनर कई बार जो है यहाँ से बड़ा खतरनाक प्रश्न पूछ लेता है कि परिचित कौन से काल में? तो नवपाषाण काल में। मैं इसीलिए आप लोगों के लिए ये कुछ फोटोज बड़ी मेहनत के बाद में मैं निकाल करके लेके आया हूँ, तो आप देख रहे होंगे, ठीक है। कुछ फोटोज और दिखा रहा हूँ, देखो ये इस प्रकार से स्थायी बसावट है ना, एक जगह रह करके स्थायी बसावट के साक्ष्य हैं, स्थायी बसावट, ठीक है। नवपाषाण काल में, कौन से काल में? नवपाषाण काल में, ठीक है। अब देखो यहां पर भी अग्नि जल रही है, यहां पर भी क्या जल रही है? अग्नि। ये इधर से देखो क्या लेकर के आया, कुछ अपने लिए सामान लेकर के आया, कृषि का प्रारंभ किया इसने, ठीक है। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। यहां पर आपको पात्र भी दिखाई दे रहा होगा कि पास में जो है मृद भांड पड़े पकाने के लिए। तो व्यवस्थित रूप से प्रयोग जो किया गया
ठीक है ना, अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रयोग करते थे, क्योंकि जंगली जानवर आग को देख करके जंगली जानवर भी भयभीत होते थे, डरते थे। तो विशेष रूप से जो है ये आपको स्मरणीय तथ्य है, याद रखने वाला तथ्य है, लॉजिकल चीजें है, कॉन्सेप्चुअल चीजें, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया कि परिचित तो पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, लेकिन व्यवस्थित रूप से इसका उपयोग कब किया है। देखो नव पाषाण काल में आपको पास में ये नदी भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है ना, दिख रही है ना। तो यहां पर भी ये विशेष रूप से ध्यान रखना कि नदी के किनारे थोड़ा सा उसने स्थायी बसावट करने का प्रयास किया, ठीक है ना। ये देखो, ये यहाँ देखो पत्थर से, ये इस वाले व्यक्ति को आप यदि देखोगे तो इसके हाथ में आपको पत्थर दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है, यस और नो, ये वाला देखो, ये भाग देखो, ठीक है ना। औजारों का निर्माण कर रहा है, थोड़ा सा व्यवस्थित जीवन दिख रहा है। तो यहाँ कुछ बिछाने के लिए भी है, अंदर स्त्री भी है, एक तरीके से मतलब समूह में रहना प्रारंभ कर दिया, व्यवस्थित रूप से, थोड़ा सा व्यवस्थित जीवन है, ठीक है ना। आधुनिक मानव जैसा दिख रहा है ना आपको, होमो सेपियंस वाली स्थिति। तो ये कौन से काल की है, ये वस्तुतः नव पाषाण काल की। दोस्तों आगे बात समझ में क्लियर है ना, इसीलिए मैंने आपको ये इतनी सारी चीजें बताई है। अगला देखो, ये इस प्रकार से, ये बहुत भयानक वाली, ये मध्य पाषाण काल का समूह है ना, जहां उसने सबसे पहले देखो कोई स्थायी बसावट नहीं है, लेकिन समूह में है। ये मानव को कहां किस में है, समूह निवास, समूह में निवास, ठीक है ना। स्थायी बसावट नहीं है, लेकिन समूह में निवास कर रहा है। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। इसके पास में यहां पर भी अग्नि है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये है जो जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए भी काम आता है, कहता था। बहुत देखिए किस प्रकार की स्थितियां यहाँ देखिए ना, इसका ये आप ये वाला हिस्सा आप यदि देख पा रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट, यदि आप लोगों को है तो इसको देखिएगा, इस भाग को बिल्कुल यूं चिपका हुआ सा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मध्य पाषाण काल के आसपास की, वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, बिल्कुल नग्न अवस्था में है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी समूह में रहना उसने क्या कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है, समूह में निवास करना। कौन से काल में, तो ध्यान से सुनना, मध्य पाषाण काल। अभी एक एक चीज और आपको मैं जो है विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ में बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये भी जो है इस प्रकार से देखो शिकार कर रहा है, ठीक है ना, पत्थरों से औजार बना रहा है, ये इस प्रकार से, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखो हड्डियों के कुछ औजार भी हाथ में है, पकड़ रखे हैं इसने, दिखाई दे रहा है ये वाला हाथ। और इधर देखो, ये किसी ना कि हिरण को मार करके लेके आया पूरा का पूरा। अगली बात समझ, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से कच्चा ही मांस खाते थे। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। अग्नि से पका करके व्यवस्थित रूप से उसने भोजन जो प्रारंभ किया, वो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में या फिर नव पाषाण। अब यहाँ मध्य पाषाण काल के में भी कई कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, क्योंकि यदि हम बात करें ना तो इतिहास की अभी मैं सारी चीजें आपको और बहुत अलग से समझाने वाला हूं कि मध्य पाषाण काल वाला जो भाग है वो भी वस्तुतः बाद में जोड़ा गया था। क्यों जोड़ा गया, कैसे जोड़ा गया, अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, देखो है ना, समझ में आ रही है सारी चीजें। ये देखो केवल और केवल पत्थर हैं, पूरे पत्थरों के अलावा ये पीछे पहाड़ियां हैं, इसके अलावा कुछ आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो काल है वो काल ही क्या है, पाषाण काल कहलाया। क्या कहलाया, पाषाण काल। अब देखो हमने बात करी थी पूरा पाषाण काल में इसने सबसे पहले आदि मानव ने जो है हस्त कुठार, कौन सा औजार बनाया। तो ध्यान से सुनना, ये प्रश्न यूपीएससी में कई बार पूछ लिया गया, और आरएस में भी जो है आप 2010 का यदि प्रश्न पत्र उठा करके देखेंगे तो वहां से वहां पर भी इस प्रश्न को पूछा गया। अभी पिछले फर्स्ट ग्रेड में भी इसको प्रश्न को पूछा गया कि आदिम मानव ने सबसे पहले किस औजार का निर्माण किया। तो हस्त कुठार। मैं आपको कल की क्लास में जो है बता चुका हूं, हमारी पिछली जो क्लास हुई थी इसमें कि जो है किस प्रकार के औजारों का निर्माण किया जाता था। तो देखो ध्यान से सुनना, ये प्रश्न बड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि आदिम मानव द्वारा सर्वप्रथम हस्त कुठार या इसी को हमने क्या बोल दिया, हैंड एक्स, ठीक है ना। हैंड एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता ना, ठीक है ना। हैंड एक्स नामक औजार बनाया। किस तरीके से बनाता था ये भी मैं आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो
और इसके जो हमें साक्ष्य मिले वो साक्ष्य मिले 1863 में 1863। और कहां से? कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से, पल्लवरम नामक स्थान से और इसकी खोज किसने की? हस्तकुठार की। तो पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रसफुट। रॉबर्ट ब्रसफुट नामक व्यक्ति को सबसे पहले ये हस्तकुठार के साक्ष्य मिले। कहां से? जो है कर्नाटक के पल्लवरम नामक स्थान से। कब मिले? ये 1863 में। अब देखो कैसे, किस प्रकार से ये प्रक्रिया रही होगी। देखो, चट्टान के एक बड़े टुकड़े से शुरू हुई ये प्रक्रिया, फिर मनुष्य ने पत्थर के हथौड़े से चट्टान को आकार दिया, एक पत्थर का ऐसा इस प्रकार का बनाया, दूसरे से इस प्रकार के टुकड़ा कर। देखो ये इस प्रकार, ध्यान से सुनना, जब ये इस प्रकार से पत्थर को तोड़ता था, प्रयास करता था, तो इससे चिंगारियां निकलती थी। चिंगारियां निकलती थी तो वो भयभीत हो, अरे राम ये क्या चीज है। आगे बात समझ में। फिर लकड़ी या पत्थर के हथौड़े की धार बनाई इसकी, है ना, कुछ मजबूत जो लकड़ियां होती थी या फिर पत्थर से उसका अगला जो हिस्सा था इसको इस प्रकार से। मैंने वही बात कही ना, मैंने कहा ना आवश्यकता आविष्कार की जननी, क्योंकि भाई शिकार करना, उसको भूख लगती थी तो कोई कहीं ना जानवरों को मारेगा तो सही ना, जानवरों को मारेगा, मार करके खाएगा कैसे न कैसे, ठीक है ना। तो उसका नुकीला भाग उसको ये समझ में आ गया कि तीखा होगा तभी कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। अगली बात समझ। तो नुकीली लकड़ी से ये छोटे टुकड़ों को देखो, है ना, हटाकर धारदार बनाया। ये इस प्रकार से अगला जो हिस्सा था वो कैसे धारदार बना लिया। ये इस प्रकार की, देखो ये सामने वाला जो हिस्सा है ये इस प्रकार से, देखो अगला तिकोना भाग बनाया ना, मैंने बताया था ना, कल फोटो बना करके भी दिखाया था आपको पिछली क्लास में। तो ध्यान से सुनना, इस प्रकार से जो है इसने हस्तकुठार का निर्माण किया। ये बाजू से यदि ये साइड से पकड़ करके दिखाया गया, देखो बाजू वाला जो हिस्सा है ना, ये इस प्रकार से। तो ये सारी की सारी देखो, इसने हस्तकुठार नामक औजार का सबसे पहले प्रयोग किया था किसने? आदिम मानव ने। आगे बात समझ में क्लियर है? यहां तक अब किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम पूरा पाषाण काल की बात कर रहे थे, और पूरा पाषाण काल में मैंने कहा कि आदिम मानव की उत्पत्ति हुई है। किसकी उत्पत्ति हुई है? आदिम मानव की उत्पत्ति। चलिए अब एक एक चीज हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी किस प्रकार से मानव का विकास हुआ है। तो आदिम मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहा? अफ्रीका महाद्वीप में, है ना। और अफ्रीका महाद्वीप में जो बाहर विशेष रूप से जो व्यक्ति निकल के आया ना, उस व्यक्ति को हमने नाम क्या दिया था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमने इसको नाम दे दिया कि जो बाहर जो व्यक्ति आया था ना, कुछ तो जंगल में रह गए, जंगल में रहने वाले व्यक्ति रामापिथिकस ही कहलाए, लेकिन जंगल से बाहर निकल करके जिन्होंने अपना पहली बार थोड़ा सा विकास किया, वो व्यक्ति, वो जो आदिम मानव था, उसको हमने नाम क्या दिया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या नाम दिया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। आगे बात समझ में क्लियर है? तो दोस्तों अब आगे हम बात करते हैं। देखो आदिम मानव की उत्पत्ति हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अभी अभी पैदा ही हुआ है, अभी ताजा ताजा फूल खिला है। और मैंने कहा ना, देखो अपने घर में भी छोटा बच्चा होगा, आप उस छोटे बच्चे को देखते हैं, जब वो उस बच्चे का जन्म होता है तो छोटा सा ही होता है ना भाई, छोटा सा ही होता है। हम भी तो बिल्कुल ऐसे ही छोटे से ही थे। तो ध्यान से सुनना, वो बच्चा क्या किसी के पास में जाता है क्या? उसकी स्थितियां बड़ी दयनीय होती है। दयनीय कैसी होती है? एक ही जगह सुसु कर देगा, एक ही जगह पोटी कर देगा, कई बार जो है उसमें छपाक छई भी कर लेता है। भाई अबोध है बालक, क्या है? अबोध। जिसको किसी भी प्रकार का बोध नहीं हो, जिसे किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो, वो क्या बालक? कैसा बालक? अबोध बालक। आगे बात समझ। तो उस बेचारे को किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, कोई चीजें वो जानता ही नहीं था, इसलिए जो है उसकी स्थितियां कैसी थी? दयनीय स्थिति में था वो। तो आदि मानव कौन सी स्थिति में था? दयनीय स्थिति में। आपका सीधा सीधा आपका प्रश्न बनता है कि वह काल जिसमें आदि मानव कौन सी स्थिति में था? दयनीय स्थिति में था। दयनीय स्थिति में था, वो काल कौन सा है आपका? तो पूरा पाषाण काल। कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल।
आगे बात समझ में, दयनीय स्थिति है, दया आती है उसको किसी भी प्रकार के। देखो मैंने कहा ना, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते थे, नग्न अवस्था में है, जो कुछ मिला वैसा खा लिया मारपीट करके, जो कुछ मिला पहन लिया, इसी तरीके से बहुत दयनीय स्थिति में था। लेकिन अब मैंने कहा ना, आपको मैंने बताया नवपाषाण काल की जब वो फोटो बताई थी, वो गुफा वाला याद है ना, अब चित्र आपको दिमाग में, देखो अब चीजें समझ में आएगी आपको, कि मैंने इसलिए तो आपको हर एक चीज फोटो के माध्यम से मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं। तो ध्यान से सुनना, स्थायी बसावट नवपाषाण काल में आई, तो पुरापाषाण काल में क्या स्थायी बसावट थी क्या? नहीं। स्थिति कैसी है उसकी? यायावर है, घुमक्कड़ जीवन था उसका, ठीक है ना। तो आपसे सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि वह काल जिसमें आदि मानव यायावर या घुमक्कड़ स्थिति में था, कौन सा काल था? अब मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी चीजें देख चुके हो, पिक्चर्स के माध्यम से समझ चुके हो, तो सीधा सीधा उत्तर आपके दिमाग में सेट हो गया। ध्यान से सुनना कि जो है कैसी स्थिति में था? यायावर स्थिति में था। कैसी स्थिति में? यायावर। यायावर का मतलब क्या है? घुमक्कड़ स्थिति में। कैसी स्थिति में था? वो घुमक्कड़ जीवन जीता था, इधर उधर जो जैसा मिला, जैसा कुछ मिला उस चीजों को खा लेता था, पी लेता था। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा ना, देखो छोटा सा जब बच्चा पैदा होता तो उसे किसी भी प्रकार का बोध नहीं होता, किसी भी प्रकार का नॉलेज नहीं होता, बड़ी दया आती है उसको देख करके, है ना। आगे बात समझ में? और क्या बच्चा एक जगह टिकता है? नहीं टिकता है, इसलिए क्योंकि कभी तो कहीं, कभी कहीं, कभी पलंग के नीचे चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा, कभी कहीं चला जाएगा। और मम्मी सबसे ज्यादा परेशान होती है बेचारी जीव, माँ से बड़ा तो इस सृष्टि में कुछ है ही नहीं। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा कहाँ गया, क्योंकि वो तो इधर उधर घूमता फिरता है, कभी कहीं चला जाएगा, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में। आगे बात समझ में? तो इसकी स्थिति कैसी है? यायावर स्थिति है। कैसी स्थिति है? यायावर। इसी को हम क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। लेकिन एक बात मुझे बताइए, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या उसे भूख लगती है? यस और नो? लगती है ना भूख। और भूख लगती है तो वो कुछ ना कुछ खाएगा, और खाएगा तो ये बच्चा क्या खाएगा? शिकार करेगा। क्या करेगा? शिकार करेगा। आई बात समझ में? क्या करेगा? शिकार करेगा। उसको भूख तो भाई सबको लगती है, और शिकार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? औजार की। शिकार करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? औजार की। अभी अभी मैंने आपको बताया कि औजार बनाया, कैसे बनाया? हस्त कुठार। आगे बात समझ में? तो शिकार करने के लिए उसको किसकी जरूरत पड़ी? औजार की जरूरत पड़ी। और औजार की जरूरत पड़ी तो उसने सबसे पहला कौन सा औजार बनाया? हस्त कुठार। और हस्त कुठार के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? ये देखो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से औजार निर्माण किया उसने सबसे पहले आदि मानव द्वारा। देखो कौन सा औजार बनाया गया? हस्त कुठार। इसी को हमने क्या बोल दिया? हैंड एक्स, मतलब पाषाण कुल्हाड़ी या हाथ की कुल्हाड़ी। हैंड, हैंड का मतलब क्या? हाथ। एक्स का मतलब क्या? कुल्हाड़ी। और इस प्रकार से, इस प्रकार हैंड कुल्हाड़ी या हैंड एक्स के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कर्नाटक से मिलते हैं। कर्नाटक से कब मिले? 1863 में। और कर्नाटक का कौन सा जो है राज्य, सॉरी जिला? तो ध्यान से सुनिएगा, पल्लवरम। और किस व्यक्ति ने खोजा? तो सबसे पहले हैंड एक्स से ब्रश करना हमें, है ना। क्या करना है? ब्रश। तो ब्रश फुट याद हो जाएगा ना। आप तो दिमाग में याद रखना कि हम जब सुबह सुबह उठ करके जब मंजन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, दातुन कर रहे हैं ना, तो आप हाथ में जो ब्रश पकड़ते हैं ना, आप उसको ऐसे सोच लेना, ये ब्रश नहीं है, ये ब्रश फुट है, और मैं कुल्हाड़ी से कुल्ला कर रहा हूँ। सोच लेना। सोचने में क्या जा रहा है? माना कि, तो और जैसे ही मानेंगे तो हमारे 2 नंबर आ जाएंगे। बस ये प्रश्न कई बार, हजारों बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो है हस्त कुठार की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्रशफुट ने। किसने? रॉबर्ट ब्रशफुट ने। आगे बात समझ में क्लियर हो गई ना? अब देखो बस, तो यायावर स्थिति है, क्या करेगा? शिकार करेगा। क्या करेगा? यायावर स्थिति है तो क्या करेगा? शिकार करेगा। तो आदि मानव केवल और केवल शिकार के माध्यम से, वह काल जिसमें आदि मानव केवल और केवल क्या करता था? शिकार करता था। कौन सा काल है? तो आपको याद रखना है, पुरापाषाण काल है। कौन सा काल है? पुरापाषाण। और शिकार करने के लिए उसने किसका निर्माण किया? औजार का निर्माण किया। शिकार करने के लिए किसका निर्माण किया? औजारों का निर्माण किया। औजार बनाए तो उसने कौन सा बनाया? हस्त कुठार बनाया। क्या बनाया? हस्त कुठार, हैंड एक्स, जिसे हमने कहा। अभी अभी मैंने आप लोगों को सारी चीजें क्लियर करवा दी कि किस प्रकार से हैंड एक्स के हमें साक्ष्य मिलते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा, शिकार करने के लिए उसने औजारों की जरूरत पड़ी। औजार क्या बनाया? हस्त कुठार। क्या बनाया? हस्त कुठार। अब एक बड़ी बात और ध्यान से सुन लीजिएगा,
शिकार कर रहा है, शिकार कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि केवल और केवल वस्तुओं का उपभोग कर रहा है, इसलिए केवल उपभोक्ता था ये, केवल उपभोक्ता। जो चीज जैसे मिली उस चीज को शिकार करने के लिए जो जानवर थे उनको उठा करके, मार करके, हस्तकुटार के माध्यम से खा जाता था, उपभोग करता था, उत्पादन थोड़ी कर रहा है। तो आपसे यहां पर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वह काल जिसमें आदिम मानव केवल और केवल क्या था, उपभोक्ता था, वो कौन सा काल था? कौन सा काल था बताओ मुझे जल्दी से। पूरा पाषाण काल। कौन सा काल? चीजें क्लियर हो रही ना अब यहां से, आगे बात समझ। तो केवल और केवल क्या है? उपभोक्ता है। केवल और केवल क्या है? उपभोक्ता है। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण बात अब लास्ट में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि अभी अभी जो है बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चे का क्या हुआ है? जन्म हुआ। तो बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई भी बोध है क्या? देखो छोटा बच्चा होगा हमारे घर में, अवश्य होगा, मुझे पता है, ठीक है ना। और छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो प्रारंभिक समय में क्या वो किसी के पास में जाता है क्या? नहीं जाता है। कोई भी दूसरा पड़ोसी आ जाता है तो जैसे ही पड़ोसी आ जाता है तो उसको देखते ही वो भयभीत हो जाता है। क्या हो जाता है? भयभीत हो जाता है। माँ के आंचल में यूं दुबक जाता है, यूं किसी दूसरे को अन्य परिवार वाले को देखता है तो दुबक जाता है। यस और नो, है ना? नहीं जाता। अब दूसरे के पास में नहीं जा रहा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कि समूह में निवास नहीं कर रहा। तो प्रश्न क्या बनता है कि वह काल जिसमें आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ नहीं किया, कौन सा काल था? तो सीधा सीधा उत्तर हो गया आपका। बताओ मुझे जल्दी से, क्या होगा उत्तर? क्या उत्तर होगा? पूरा पाषाण काल। तो ध्यान से सुनना कि समूह में निवास नहीं करता था। समूह में निवास नहीं करता था। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। इसका मतलब एकांकी जीवन है इसका। कैसा जीवन है? एकांकी जीवन। अब देखो, अब सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। मैंने कहा ना कि अग्नि से जो है तथ्य अलग अलग मिलते हैं, पूरा पाषाण काल या फिर आविष्कार से संबंधित है ना, तो या नव पाषाण काल। अब सुनो, जब इतिहास लिखा गया तो उस समय प्रारंभिक समय में इस पाषाण काल को भी दो ही भागों में विभाजित किया था। एक तो पूरा पाषाण काल था, एक नव पाषाण काल था, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल का जब उन्होंने अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद में चीजों में अचानक एक परिवर्तन हुआ। देखो यूपीएससी 2000 मुझे याद नहीं आ रहा, शायद संभवतः 2012 या 13 का प्रश्न है। 2012, 13, 14 में कहीं ये प्रश्न पूछा गया था। आप पेपर उठा के देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, जब इतिहास की अवधारणा हुई तो इसमें भी क्या है कि जैसे पाषाण काल को दो भागों में ही विभाजित किया था। कौन कौन सा? पूरा पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण और नव पाषाण दो ही थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे स्थितियां, देखो ये इस प्रकार की चीजें उन्होंने अध्ययन किया इन चीजों का कि कैसे कैसे जीवन रहा होगा, किस साक्ष्यों के आधार पर, किस आधार पर? साक्ष्यों के आधार पर जो है उसने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उसने कहा अरे अचानक से फटाफट से देखो यहां बीच में पूरा पाषाण से नव पाषाण में अचानक से प्रवेश कर गया। इतना क्या समझदार हो सकता था क्या? नहीं हो सकता था भाई। कोई ना कोई बीच का तो जो है बीच वाला पार्ट तो कोई ना कोई रहा ही होगा। आगे बात समझ। पूरा पाषाण से नव पाषाण में प्रवेश करने के लिए आदि मानव ने बहुत अचानक से तेजी के साथ में एकदम से प्रवेश कर गया। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। तो ये जो बीच का जो चरण था ना, यहां चीजें एकदम बहुत ज्यादा व्यवस्थित रूप में नहीं थी, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, एकदम से अचानक से प्रवेश कर गया। कौन से काल में? नव पाषाण काल में। चीजें अचानक से परिवर्तित हुई। तो इतिहासकारों ने कहा कि ये चीजें हजम नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में एक कालक्रम और रहा होगा। इसलिए उन्होंने एक नया काल जोड़ा। कौन सा? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। तो ये इस प्रकार से जब इतिहासकारों ने इसका वर्गीकरण किया तो यहीं से जो है वो थोड़ी सा संशय वाली चीज हो जाती। कौन सी? अग्नि को लेकर के। क्योंकि पूरा पाषाण से नव पाषाण काल में कैसे प्रवेश कर गया? अचानक से इतनी तेजी के साथ में उसने प्रवेश किया कि पता ही नहीं चला। चीजें अचानक बहुत जल्दी जल्दी के साथ में परिवर्तित होती गई। मानव की जो बुद्धि थी इसका विकास अचानक से हुआ। बहुत खतरनाक वाला जो है उसमें परिवर्तन हुआ। आगे बात समझ में। इसीलिए नव पाषाण और पूरा पाषाण का जो बीच का जो पार्ट था, इसको हमने एक तो कहा मध्य पाषाण, और मध्य पाषाण के साथ ही साथ इस मध्य पाषाणी काल को क्या कहा जाता है? ये यूपीएससी में आया हुआ प्रश्न है। देखो बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए प्रश्न बनता है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हमने कहा संक्रमणकालीन चरण।
ये प्रश्न हजारों बार पूछा जा चुका है कि भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कौन सा कहा जाता है। संक्रमण का मतलब कहां क्या चीज है, जहां चीजें तेजी के साथ में परिवर्तित होती हो, जहां चीजें तेजी के साथ में परिवर्तित होती है, वो काल कौन सा काल कहलाता है, हमारा संक्रमणकालीन चरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संक्रमणकालीन चरण। तो संक्रमणकालीन चरण ये यूपीएससी में पूछा प्रश्न है ना, यूजीसी नेट में भी इसको कई बार पूछ लिया गया। तो ध्यान से सुनना कि संक्रमणकालीन चरण किसको क्या कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पूरा पाषाण से नव पाषाण में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए आदि मानव के साथ में बहुत जो चीजें थी बहुत तेजी के साथ में परिवर्तित हुई। अगली बात, अचानक से बहुत तेजी के साथ में परिवर्तन हुआ। परिवर्तन जहां पर होता है उसको हम बोलते हैं संक्रमण काल। क्या बोलते हैं, संक्रमण काल। जब जहां चीजें अचानक से परिवर्तित होती हो, तो भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कह दिया गया किसको, मध्य पाषाण को, और ये नया एक पार्ट जोड़ दिया गया। आगे बात समझ में अब क्लियर है ना, कि क्यों कहा जाता है कि अग्नि से परिचित कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में, जबकि आविष्कार के रूप में, अपने जीवन के रूप में, व्यवस्थित रूप में जो है प्रयोग इसने कौन से काल में किया था, नव पाषाण काल में। ये कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, बहुत बेसिक सी जो चीजें हैं वो मैं आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूं। ये मध्य पाषाण काल वाला जो हिस्सा है ये बाद में जोड़ा गया, किस आधार पे क्या था, ये सारी चीजें बात करने वाले। तो ध्यान, ये चीजें आपके लिए क्लियर हो गई। अब यहां पर देखो औजार जो है क्या बना रहा है, हस्तकुटार। मैंने आपको कल की क्लास में दिखाया था, आपको जो है फोटोज भी कुछ लेकर के आया था मैं। तो ध्यान से सुनिएगा, औजारों का आकार, क्योंकि यहां तो इसमें ज्यादा समझ नहीं है पूरा पाषाण काल में, इसलिए औजारों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। औजारों का आकार कैसा होगा, बड़ा होगा। बहुत बड़े बड़े आकार के औजार बनाते थे। अब बस अगला भाग दिखाओ कि जो कोई शिकार दिखा उस शिकार के ऊपर फेंका और मारा, काटा और खाया। आगे बात समझ। हमने यहां पर बात की कि जब जिस प्रकार से छोटा जो बालक होता है वो किसी दूसरे को देख करके भयभीत होता, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पूरा पाषाण कालीन जो मानव था, ये पूरा पाषाण कालीन मानव भी समूह में निवास नहीं करता था। एक दूसरे को देखकर ये क्या होते थे, भयभीत होते थे। क्या होते थे, भयभूत, इसलिए समूह में निवास नहीं। लेकिन आप कल्पना कीजिए दोस्तों, और कल्पना क्या करेंगे, मैंने आपको कहा कि यही जो छोटा सा जो बालक है, ये जब यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यदि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसको कोई टॉफी दिखाए, कोई चॉकलेट दिखाए, तो तुरंत प्रभाव से भागा भागा जाता है कि नहीं जाता, यस और नो, जल्दी से बताओ मुझे, जाता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से ये बड़ा, जब ये बच्चा जब थोड़ा सा क्या हुआ, बड़ा हुआ तो कौन से काल की तरफ जाएगा, मध्य पाषाण काल की तरफ। कौन से काल की तरफ, मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ कि आदि मानव ने समूह में रहना प्रारंभ कर दिया। आदि मानव ने पहला परिवर्तन क्या है, समूह में रहना प्रारंभ, समूह में रहना क्या किया है, प्रारंभ किया। आगे बात समझ में। और साथ ही साथ देखो, मैंने कहा ना इस मध्य पाषाण काल को बाद में जोड़ा गया, ये काल्पनिक अवधारणाएं की गई है। वस्तुतः तो नव पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण दो ही काल थे, लेकिन बीच में उन्होंने कहा कि यार ये चीजें थोड़ी सी हजम नहीं हो रही, तो थोड़ा सा इनको कल्पना के आधार पर, कुछ साक्ष्यों के आधार पर इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया है। आगे बात समझे। तो पहली बार समूह में रहना प्रारंभ कौन से काल में किया है, तो पूरा मध्य पाषाण काल में। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। और इसी के साथ में याद रखना कि समूह में जब रहा तो उसने पशुपालन करना सीखा। क्या, पशुपालन, क्या चीज है, पशुपालन प्रारंभ किया। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। और यहीं से यूपीएससी 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था कि सबसे पहले आदि मानव ने कौन से जो है जानवर को अपना पालतू बनाया। तो पालतू बनाया था श्वान को। श्वान का मतलब क्या, कुत्ते को सबसे पहले पालतू, सबसे पहले पालतू, सबसे पहले पालतू किसको बनाया इसने, कुत्ते को बनाया है। किसको बनाया है, कुत्ते को बनाया है। कुत्ता मतलब क्या, श्वान, डॉग। आदि मानव द्वारा सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया गया, तो श्वान को। किसको, कुत्ते को। आगे बात समझ में। अब मैंने आपको कहा ना, देखो ध्यान से सुनना, पशुपालन,
पशुपालन में सबसे पहले पालतू किसको बनाया, कुत्ते को पालतू बनाया। आगे बात समझ में, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी चीज यदि यहां से यहां बात करें तो सबसे बड़ा जो परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन क्या हो रहा है, देखो अभी भी उसकी स्थिति तो यायावरी है। स्थिति कैसी है, यायावर स्थिति है, मतलब अभी भी वो घुमक्कड़ जीवन ही जी रहा है, लेकिन थोड़ा सा विकास किस चीज में हुआ, मानसिक बुद्धि, जो उसकी मानसिक अवस्था थी उसमें थोड़ा सा विकास हुआ। और विकास हुआ तो यहाँ पर अभी भी वो शिकार ही कर रहा है। क्या कर रहा है, शिकार ही कर रहा है। और शिकार करने के साथ साथ ध्यान से सुनिएगा कि शिकार के लिए जो औजार बनाए, अब औजारों का आकार जो था, यहाँ पर औजारों का आकार कैसा है, बड़े आकार का औजार थे, बड़े आकार के, है ना, बड़े आकार के। लेकिन यहां पर देखो, जब विकसित हुई है, मानसिक बुद्धि में विकास हुआ है, विकास हुआ तो औजारों का आकार कैसा हुआ, औजारों का आकार थोड़ा सा छोटा हो गया। औजारों का आकार छोटा हुआ। कैसा हुआ, छोटा हुआ, ठीक है ना। अब छोटे को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। छोटे को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। ये आरएस 2010 में पूछा गया प्रश्न कि मध्य पाषाण काल के दौरान बने औजारों को क्या कहा गया। तो ध्यान से सुनिएगा, यहीं से समझा रहा हूं, यहीं से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। औजारों का आकार कैसा हुआ, छोटा हुआ। छोटे को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म। और औजार किससे बनते थे, पत्थर से। और पत्थर को हमने क्या नाम दिया, पाषाण। तो मध्य पाषाण काल के दौरान जो औजार बने उनको क्या कहा, सूक्ष्म पाषाण। और सूक्ष्म पाषाण को क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ्स। क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ्स। सूक्ष्म पाषाण को भी क्या कहा जाता है, मैक्रोलिथ्स कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। देखो हम मेरे पूरे के पूरे नोट्स मैंने जो लिखे हैं वो सारे के सारे नोट्स आपको ई नोट्स के रूप में मिलने वाले हैं। तो पहले वो नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो भी आप देखेंगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो वहां पर देखो आरएस 2010 का जो आप प्रश्न देखेंगे तो उसमें क्या आया था, सूक्ष्म पाषाण नहीं आकर के क्या आया था, मैक्रोलिथ्स आया था। क्या आया था, मैक्रोलिथ्स। तो सबसे पहले जो ध्यान से सुनिएगा, मध्य पाषाण काल में जो औजार बनाए गए, इन औजारों को क्या कहा गया, मैक्रोलिथ्स कहा गया। क्या कहा गया, मैक्रोलिथ्स। और अभी भी वो क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है। तो एक तरीके से यहां पर भी इसकी स्थिति क्या है, उपभोक्ता वाली स्थिति है। कैसी स्थिति है, उपभोक्ता की स्थिति है, केवल और केवल चीजों का उपभोग कर रहा है। कोई विशेष रूप से इसने जो है परिवर्तन नहीं किया। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ ध्यान रखना है कि कई जगह उल्लेख मिलता है, और उल्लेख ये मिलता है कि मध्य पाषाण काल के दौरान थोड़ी सी मृतक संबंधी परिपाटी का परिचलन भी कौन से काल में हुआ था, मध्य पाषाण काल में। मृतक संबंधी जो परिपाटी थी, जो मर जाने के बाद में जब उसको गाड़ देते थे या दफना देते थे, तो इस प्रकार की परिपाटी भी जो है कौन से काल में प्रारंभ हुई है, मध्य पाषाण काल में। मृतक संबंधी परिपाटी, मृतक संस्कार बोल देते हम लोग, है ना। परिपाटी से आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। मृतक संस्कार जो है सबसे पहले कौन से काल के दौरान, मध्य पाषाण काल के दौरान जो है उनको दफनाना, इस प्रकार की चीजों का उल्लेख मिलता है। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की, यस और नो। अगली हम बात करते हैं थोड़ी सी। देखो यहां जल्दी से अब चीजें केवल समझ नहीं हमें। देखो ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ था, बड़ा होने के बाद में देखो कहाँ कौन से काल में, समूह में रहना। अब ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि साहब ये 18 साल का हो गया। और भारतीय संस्कृति में हम मानते हैं ना कि जब जैसे 18 साल का हो तो भैया शादी कर देते थे पहले, तो पुराने जमाने में, आजकल होती नहीं है, वो बात अलग है। तो ध्यान से सुनना। और जैसे शादी होती तो नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। कैसा, नया जीवन। और देखो इसकी बच्चे की शादी होगी तो नया जीवन कौन सा प्रारंभ होगा, नव पाषाण काल। कौन सा प्रारंभ होगा, नव पाषाण काल। और देखो मानसिकता कैसी भारतीय लोगों की, पहले शादी का लड्डू खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए वाली स्थिति है ना। आगे बात समझ, कई बार हम मानते हैं ना। अब हम पूछ लेते हैं और नया नया ब्याह हुआ कैसा लग रहा है, तो और वो बोलता है भाई काय का कैसा लग रहा है, पहले से बेरोजगार था, नया नया ब्याह हो गया, मेरे तो जीवन में लाए लग गई, आग लग गई। मेरे जीवन में क्या लग गई, आग लगी। अरे भाई आग कैसे लग गई, क्योंकि जैसे ही शादी होती है पत्नी साहिबा की क्या होती है, डिमांड स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, डिमांड स्टार्ट।
तो ध्यान से सुनो, वो क्या कहता है बेचारा ऐसे ही कि आग लगे, तो आग का आविष्कार कौन से काल में? नवपाषाण काल में। आग का आविष्कार व्यवस्थित रूप से प्रयोग इसने कौन से काल में किया है? नवपाषाण काल में। अब यहीं पर एक बात स्टार बना करके लिख रहा हूं कि आग से सबसे पहले परिचित, आग से परिचित। अब मुझे नहीं लगता कि इसको कभी भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा इस चीज को लेकर के। आग से परिचित कौन से काल में? पुरापाषाण काल में। लेकिन वस्तुतः व्यवस्थित रूप से इसका उपयोग कौन से काल में किया है? नवपाषाण काल में। आ गई बात समझ में? तो आग का आविष्कार कौन से काल में हुआ? नवपाषाण काल। मैंने कहा ना, पत्नी आई तो डिमांड स्टार्ट होगी। डिमांड स्टार्ट, पहली डिमांड क्या? देखो यहां पर स्थिति क्या है इसकी? यायावर स्थिति है, घुमक्कड़। यहां पर भी स्थिति क्या है? यायावर। क्या है? यायावर स्थिति है। तो पत्नी साहिबा ने पहली बात कही, देख ऐसा है भाई, तेरे को रहना है तो एक जगह टिक करके रहे, नहीं तो मैं तो मायके चली जाऊंगी। अब मुझे बताओ, पत्नी इस तरीके की डिमांड करेगी तो पति देव को तो मानना ही पड़ेगा। तो इसलिए बसावट कैसी हो गई है? स्थायी बसावट कौन से काल में आई है? स्थायी बसावट कौन से काल की देन है? स्थायी बसावट नवपाषाण काल की है। कौन से काल की है? नवपाषाण काल की। और दोस्तों ध्यान से सुनना, सबसे पहले यदि हम स्थायी बसावट की बात करते हैं तो स्थायी बसावट का जो है हमें उल्लेख मिलता है मेहरगढ़ पाकिस्तान से साक्ष्य मिलते हैं हमें। साक्ष्य, स्थायी बसावट के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? ये प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया। साक्ष्य कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ कहां पर? आपका पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में। मेहरगढ़ पाकिस्तान से हमें स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलते हैं। किसके साक्ष्य मिलते हैं? स्थायी बसावट के। आ गई बात समझ में? अगली बात कर लेते हैं, अगली हम चर्चा करते हैं। अब देखो, बसावट यदि व्यक्ति की स्थायी हो रही है तो इसका मतलब देखो, एक जगह टिक करके रहेगा तो भैया क्या करेगा? खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना, कृषि क्या चीज है? कृषि या खेती बाड़ी। कृषि या खेती बाड़ी कौन से काल में की गई थी? आपको बताओ जल्दी से मुझे। नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और कृषि और खेती बाड़ी यदि हमने की है तो ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, कृषि और खेती बाड़ी यदि की है तो क्या करेगा ये भाई? एक जगह टिकेगा और टिक करके खेती बाड़ी करेगा। और खेती बाड़ी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। तो हमें आजमगढ़ से भी कई जगह है उल्लेख मिलता है। एक हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुचारण के साक्ष्य मिलते हैं। फिर साथ ही साथ बागौर की बात करी थी हमने, बागौर, भीलवाड़ा। आ गई बात समझ में? तो यहां ध्यान से सुनिएगा कि कृषि और खेती बाड़ी के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। बागौर से हमें कृषि पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। सांबर जो है, आपको मैंने कहा था कि 3 जिलों के साथ सीमाएं लगती है, तो वहां से हमें पशुपालन और साथ ही साथ प्राचीनतम वृक्ष रोपण के साक्ष्य भी हमें कहां से मिलते हैं? सांबर से। तो ध्यान से सुनिएगा, कृषि करी, खेती बाड़ी करी। अब खेती बाड़ी करेंगे तो कोई ना कोई अनाज उगाएगा, और अनाज उगाएगा तो अनाज क्या खेत में पड़ा रहेगा? क्या नहीं भैया, किसी भी रूप में नहीं पड़ा रहेगा। अब अनाज को खेत से घर लाएगा। अब घर लाने के लिए किसी ना किसी चीज की जरूरत पड़ती है, और जरूरत किसकी पड़ी दोस्तों? वही वाली बात, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बैलगाड़ी बनानी पड़ेगी। बैलगाड़ी बनाने के लिए इसको क्या चीज चाहिए? तो पहिया चाहिए। पहिए का आविष्कार किसका? पहिए का आविष्कार कौन से काल में किया गया दोस्तों? पहिए का आविष्कार हमें नवपाषाण काल का उल्लेख मिलता है। और इस पहिए के आविष्कार ने जो है नवपाषाण काल का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, जिसने क्रांति ला दी। जो है देखो, पेड़ लग गए। अब क्या लग गए हैं? पेड़ लग गए हैं। पेड़ लगने के बाद में आदमी रुकता है क्या कभी? तो पहिए का आविष्कार कौन से काल में? नवपाषाण काल में। अब मुझे एक बात बताइए भाई, उसने पहिया बनाया तो कहीं ना कहीं उसको पहिए को मजबूती बांधना भी तो पड़ेगा ना? यस और नो? बिना बांधे क्या पहिए का आविष्कार संभव है? क्या पहिया ऐसे ही चल सकता है? क्या नहीं चल सकता किसी भी रूप में? यस और नो? ध्यान से सुनिएगा,
भाई पहिए का आविष्कार सबसे क्रांतिकारी आविष्कार माना जाता है, लेकिन पहिए को मजबूत करने के लिए बांधना भी तो पड़ेगा, बांधना भी पड़ेगा। तो क्या तांबा, तांबे से बांधा, तांबे का आविष्कार, किसका आविष्कार? तांबे का आविष्कार। किसका? तांबे का आविष्कार। कौन सी काल में? तो नवपाषाण काल में। ध्यान से सुनना। आदि मानव द्वारा प्रयोग सबसे पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहली धातु, सबसे पहली धातु आदि मानव के द्वारा प्रयोगित सबसे पहली धातु कौन सी है दोस्तों? तो तांबा है। कौन सी है पहली धातु? कौन सी है? तांबा। ये भी प्रश्न RS 2010 में पूछा गया, सीधा सीधा प्री का आप पेपर उठा करके देखिएगा। अब देखो, पहिए का आविष्कार कर लिया, खेती बाड़ी कर लिए, वहां से धान लेकर के आएगा, धान घर पे लेके आएगा, तो भाई कहाँ डालेगा? वो कहीं ना कहीं उनको रखने के लिए, भंडारण करने के लिए चाहिए ना चीजें। तो इसलिए इसने क्या बनाए? मृद भांड बनाए। क्या बनाए? तो मृद भांड। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? मृद भांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। मृद भांड का मतलब क्या है? मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन भी उसने कौन से काल में बनाए हैं? नवपाषाण काल में दोस्तों। कहां? कौन से काल में? नवपाषाण काल में उसने पहली बार मृद भांड, मिट्टी से बने हुए बर्तनों का उसने प्रयोग कौन से काल में किया? नवपाषाण काल में। बढ़िया अनाज उगाता था और अनाज उगाने के साथ साथ बढ़िया खाता था, बढ़िया जीवन इसने जीना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ी चीज देखो, मैंने अभी अभी तक कहा, देखो यहाँ पर उत्पादक है, यहां पर भी उपभोक्ता है, यहां पर, और यहां पर भी क्या है? उपभोक्ता है। अब बड़ा परिवर्तन क्या आ रहा है? इसने उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया। ये यूपीएससी में पूछा गया, IAS में पूछा गया प्रश्न कि कौन से काल में आदि मानव खाद्य संग्राहक बना या उत्पादक के रूप में आया? तो कौन से काल में आया बताइए? नवपाषाण काल में। तो ये आदि मानव जो है नवपाषाण काल में क्या बन गया? आपका खाद्य संग्राहक बन गया। क्या बन गया? खाद्य संग्राहक बन गया है। खाद्य संग्राहक कौन से काल में बना है? नवपाषाण काल में। कौन से काल में? नवपाषाण काल में। और खाद्य संग्राहक का मतलब क्या है? उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता प्लस उत्पादक दोनों वाली चीजें हो गई है। कौन से काल में? देखो, कृषि का उत्पादन किया इसने, उगाई ये चीजें, तो कौन से काल में हुई दोस्तों? नवपाषाण काल में। लास्ट बात बता रहा हूं कि मध्य पाषाण काल को भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण कहा जाता है। भारतीय इतिहास का संक्रमणकालीन चरण। कौन सा काल है? मध्य पाषाण काल। कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। आगे बात समझ में क्लियर हो गया ना? तो ये हमने तीनों कालों को जो है थोड़ा सा विशेष व्याख्या के साथ में हमने दोस्तों बात कर लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आपके अब मन में नहीं रहा होगा। यदि फिर भी कोई संशय रहे तो हम हर वीक में आपकी जो है, मैं आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ करके रूबरू होने वाला हूं हर सप्ताह, और जहां पर आपके किसी भी प्रकार का कोई भी जो संशय होगा उसको हम लोग रहने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम लोग जो है बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी यहाँ से जो बच गए हैं वो भी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।